Hello, good afternoon. My name is Mohit, Assistant Professor, DN College, Chemistry Department. आज मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करवाऊंगा यूनिट नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करवाने से पहले हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये जो हमारा सिलेबस है ये यूनिट 4 यूनिट के अंदर सब डिवाइडेड है। यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यूनिट नंबर 1 में ट्रांजिशन एलिमेंट, यूनिट नंबर 2 में लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो फर्दर 2 यूनिट के अंदर सब डिवाइडेड है। यूनिट नंबर 3 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड यूनिट नंबर 4 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 3 करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ए सब टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं, उसके बारे में रीड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी की शुरुआत किसने की थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो हम पढ़ेंगे। तो किसने की थी? वर्नर थ्योरी से स्टार्ट हुई थी। तो वर्नर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी की शुरुआत की थी। उसके बाद सीडविक थ्योरी आई, उसके बाद वीबीटी एंड देन सीएफटी एंड लास्ट एमओटी थ्योरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब सबसे पहले करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स is defined as the electrically charged or neutral species which is formed by a combination of central metal atom with more than one molecule or negative ion। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किसको कहते हैं, किसे कहते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीसीज को कहते हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और central metal atom with more than one molecule or negative ion. These complexes are also known as coordination compound. Example क्या हैं? K4FeCN6 NiCO4 CuNH3 2 पॉजिटिव etc। ये क्या हमारे एग्जाम्पल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जिसके अंदर एक मेटल होता है और कुछ मेटल के साथ अटैच्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं? हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन इम्पैक्टेड d ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय अदर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल का जो d ऑर्बिटल है उसके पास इम्पैक्टेड d ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, अब नोट करो, देर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज डबल सोल्ट। डबल सोल्ट की एक अलग टाइप का कंपाउंड क्लास है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड के एक क्लास और भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। फॉर एग्जांपल मोर सोल्ट, एलम, ये हमने 10th क्लास के अंदर रीड आउट किए थे। मोर सोल्ट का जो फॉर्मूला वो क्या है? FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। एलम का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है सेंट्रल आयन। तो सेंट्रल आयन क्या होता है? द मेटल एटम या कैटायन टू विच जिसके साथ वन और मोर मोलिक्यूल्स और एनायन आर अटैच्ड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? अटैच्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल आयन। अब यहाँ पे एग्जांपल है CuNH3 तो यहाँ पे सेंट्रल आयन कौन है? कॉपर। ठीक है, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब लिगेंड क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल एटम और आयन विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
conducting a pair of electron to the central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो यूनिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसके पास अटैकिंग साइट एक होती है, फॉर एग्जांपल वाटर साइनाइड। बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जिसके पास अटैकिंग साइट 2 होते हैं, जैसे एग्जांपल इथाइलिन डाइमीन EN, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा अटैकिंग साइट 2 से ज़्यादा अटैकिंग साइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल EDTA जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, हेक्साडेंटेड, जिसके पास 6 अटैकिंग साइट होती हैं। अब हम स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की जो शुरुआत है उसने क्या किया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टडी की थी। तो उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, वर्नर ने 4-5 पोस्टुलेट्स दिए थे, वो स्टडी करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या था हमारा वर्नर का, एवरी एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट, उसने क्या कहा था वर्नर ने कि प्रत्येक एलिमेंट 2 टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेटल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी जो है, या फिर बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी मेटल का चेंज नहीं होता, इसलिए सेकंड जो पोस्टुलेट था वो क्या था, एवरी मेटल एटम हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। थर्ड, एवरी एलिमेंट वांट्स टू क्या चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट ए नेगेटिव आयन में ऑफन हैव ए ड्यूअल बिहेवियर, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर थ्योरी इज दैट दोज लिगेंड्स विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स्ड पोजिशंस इन स्पेस, ठीक है। 4 पोस्टुलेट्स थे वर्नर के जो उसने स्टार्टिंग में दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। अब आती है सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी ने क्या बताया था, सिडविक थ्योरी 1927 ने सिडविक ने क्या किया था, फर्दर एक्सटेंड किया था लेविस थ्योरी को। लेविस का जो आइडिया था अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, तो उसने क्या सजेस्ट किया था कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्रॉम डोनर से until the metal ion in the complex acquired on effective atomic number। मतलब कि उसने ये कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर EAN रूल को एक्सेप्ट करता है, EAN रूल नंबर को EAN रूल को फॉलो करता है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी। तो EAN नंबर या EAN रूल क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। तो अब EAN रूल हम सबसे पहले EAN रूल एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे। तो EAN रूल, तो वो एग्जांपल हमारा है CONS36 3 पॉजिटिव। तो इसमें क्या कहता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल स्टेट्स दैट द स्टेट्स फॉर ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर in complex should be equal to 36 krypton, 54 xenon और 86 इलेक्ट्रॉन रैंडम। तो इसलिए हम इसका एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CONS36 3 पॉजिटिव। तो इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 और हेयर कोबाल्ट हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इसलिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मेटल इज 24 and 6 ligands is there and 1 ligand donate 2 electrons, so 6 ligand donate 12 electron, so इसलिए total number of electrons is 24 plus 12 is 36। Thus इसलिए it may be stated that this complex obey EAN rule। According to Sidgwick theory या according to EAN rule this complex follow EAN rule।
ओके। लेकिन कुछ लिमिटेशंस आती है एसिडिक थ्योरी की, या डिफेक्ट आते हैं क्या, कि दिस थ्योरी इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग बिकॉज अगर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, ई एन नंबर भी चेंज हो जाता है, और नंबर चेंज हो जाता है तो सिड्यूक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ई एन रूल के अकॉर्डिंग हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका ई एन नंबर 36 आता है। फॉर एग्जांपल जैसे FeCN6 4 नेगेटिव, इसके अंदर ई एन नंबर कितना है, 36 है, जबकि आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ई एन नंबर 35 है। तो यहाँ पे 35 के लिए सिड्यूक ने कुछ भी नहीं बताया कि स्टेबल होगा या नहीं होगा, हाफ स्टेबल होगा, फुली का क्या कुछ होगा, उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, और सिड्यूक थ्योरी ने ये भी नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इसने कुछ आइडिया नहीं दिया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस आगे। इसके बाद क्या आती है हमारी इसलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 टाइप की थ्योरीज आती रही 1 बाई 1। तो उसके बाद सिड्यूक थ्योरी के बाद जो थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी थी वो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको, उसके जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, वो करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो फीचर्स है वो क्या है कि को सेंट्रल मेटल एटम है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ए नंबर ऑफ इम्पैटी ऑर्बिटल। एक मेटल प्रोवाइड करता है इम्पैटी ऑर्बिटल, अपने जो अपने ऑर्बिटल के अंदर जो इम्पैटी ऑर्बिटल है उनको प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कि लिगेंड्स क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे टू द मेटल के इम्पैटी डी ऑर्बिटल्स के अंदर, ताकि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, और जो बॉन्ड बनेगा लिगेंड एंड मेटल के बीच में, वो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग में रहते हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम, वे इलेक्ट्रॉन्स हैं वे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो कि ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ द नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द इनर डी ऑर्बिटल्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि ईच लिगैंड मस्ट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लिगेंड्स के पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये हमें ये पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेटल कॉम्प्लेक्स के पास, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अब क्या है, अब यहाँ पे टेबल गिवन है जो जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री गिवन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, SP, एंड अरेंजमेंट या फिर ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए SP2 एंड अरेंजमेंट या फिर ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 ज्योमेट्री होती है, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा मेटल या कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर भी 2 ज्योमेट्री होती हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर भी एक ज्योमेट्री यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्टाहाइड्रल के केस में जो ज्योमेट्री बनती है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसके लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारी D से शुरुआत होती है, DSP, तो वो इनर है, और SPD है, मतलब कि D से ख़त्म होती है SPD, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे पास क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, ये हमारे 5 क्या है, मेटल हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर विद 4 एंड 6 ये हमारे सिलेबस में वो हमने करने हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है,
क्रोमियम का विद 6 लिगेंड। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कॉम्प्लेक्स का 6 है। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो क्या है एटॉमिक नंबर क्या है 24। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा क्रोमियम का Ar3d5 4s1, जो कि ये क्या है एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3d4 4s2 ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। तो इसलिए क्या हो जाए 3d5 4s1। तो 3Cr3 पॉजिटिव में Ar3d3। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब Cr3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की फिलअप करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। तो कैसे फिलअप करेंगे? होर्न्स रूल, आल्फा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इन तीनों प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब फ्री मेटल आयन के केस में क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में ऑक्टाहेड्रल आयन की सराउंडिंग में अगर मेटल है तो तब क्या होगा? तो मेटल क्या होगा लिगेंड्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड बनाएंगे। तो तभी बॉन्ड बनाएंगे जब ऑर्बिटल्स क्या होंगे बिल्कुल इम्पैटी होने चाहिए, तभी वो बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे 3D के 2 ऑर्बिटल इम्पैटी हैं, फुल्ली इम्पैटी हैं, तो उसमें बॉन्ड बना लेंगे। एक S का है 4s का और 3 4p के हैं, तो बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? D के 2, S का 1, P का 3, तो D2sp3 ये क्या होगा हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन हो क्या है D2sp3 पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे क्या है NH3 है। क्या है NH3 लिगेंड क्या है NH3 जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं 3D के, वो इम्पैटी हो जाएंगे फुल्ली, जो पहले पार्शली फील्ड इम्पैटी थे। ठीक है, उनमें 2 एक इलेक्ट्रॉन थे, तो पेयरिंग की वजह से 2 ऑर्बिटल इम्पैटी हो गए, तो उसकी वजह से D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गई, डायमैग्नेटिक हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी? तो पेयरिंग तभी होगी जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक लिगेंड फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। सिमिलरली दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन क्या है हैलोजन है। हैलोजन क्या होते हैं वीक लिगेंड फील्ड होते हैं, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो इसके केस में जो लिगेंड है वो बॉन्ड बनाने शुरू करेंगे S से, sp3d2। तो 3D का जो ऑर्बिटल है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये हैलोजन है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, यहीं पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास 1 बाय 1, जैसे मैग्नीज का है, आयरन का है, निकल का है, निकल के साथ अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं। इधर ये भी हमारे एग्जांपल्स ही हैं। अब लिमिटेशंस आती हैं हमारी, क्या आती हैं हमारी लिमिटेशंस आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो इस थ्योरी की जो लिमिटेशंस है वो क्या है कि ये जो थ्योरी है हमें कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बताता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि कुछ कॉम्प्लेक्स हैं नहीं, जैसे इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाई एंड लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के जो हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो किसी के हाई वैल्यू होते हैं किसी के लो वैल्यू होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। ये थ्योरी है हमें केवल क्या बताती है कि अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बस। अब क्या है ये क्या बताता है, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर लेबाइल देन अदर। कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते, वो क्यों होते इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, वो होते हैं विच कैन बी इजली डिस्प्लेस्ड बाई अनदर लिगेंड के द्वारा डिस्प्लेस हो सकते हैं। एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, आर दोज इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इज स्लो। ओके, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके ये दो कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में बताओ कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और हैं तो ये क्यों है। तो यहाँ पे NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। फ्लोरीन है, हैलोजन है, वीक लिगेंड फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये दो एग्जांपल और है जो कि फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, MnCl4 2 नेगेटिव एंड NiCO4। कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर, डेलो वैल्यू के ऊपर। इफ यदि तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक रफ आइडिया देता हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए। ऑल हैलोजेंस आर वीक लिगेंड फील्ड, ऑल हैलोजेंस आर वीक लिगेंड, साइनाइड, कार्बोनिल, NH3 ये क्या है, तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। वाटर, कोबाल्ट के केस में, ओनली कोबाल्ट के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर करेंगे, एंड अदर मेटल के केस में हम वीक लिगेंड कंसिडर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।